आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा है। बड़ा दिलचस्प मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या ट्रम्प साहब इस युद्ध का फायदा उठा रहे हैं पैसा कमाने और कमवाने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें सबको पता है वो बिजनेसमैन है और फिर वो नेता बने हैं। अच्छा खासा पैसा है उनके पास और वो पैसा कमाने और कमवाने में बिलीव करते हैं। अब उदाहरण से समझिए, 3 दिन पहले ट्रम्प साहब ने कहा कि 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला ईरान ने तो हम ईरान के सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। मार्केट नीचे जाने लग जाता है, तेल प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। ईरान कहता है कि अगर हम पर हमला हुआ तो आस-पास हम जितने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, छोड़ेंगे नहीं। रास लफान उन्होंने कतर में तबाह कर ही दिया है और मार्केट नीचे जाने लग जाता है, तेल बढ़ने लग जाता है, 118 डॉलर पर बैरल पहुंच जाता है। फिर अचानक से ट्रम्प साहब कहते हैं, रुको 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 रुको, हम 5 दिन का समय देते हैं और हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही है। और 15 मिनट पहले उनका ये बयान कुछ लोगों को पता था। बहुत सारा पैसा इधर उधर होता है और कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान ने कह दिया ऑन रिकॉर्ड हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन मार्केट ऊपर जाने लग जाता है, तेल के प्राइसेस कम होने लग जाते हैं। तो ट्रंप ने किसको पैसा कमवाया? आरोप ये लग रहे हैं कि ट्रंप साहब ने इस बयान को कहने से पहले कुछ लोगों को लीक कर दिया, जिन्होंने इस पूरे मौके का फायदा उठा करके पैसा कमा लिया। ये आरोप भी लग रहे हैं और इसकी चर्चा भी हो रही है। उसी बारे में बात करेंगे बत्रा साहब से। सवाल हमारे द रेड माइक पाठशाला का आज ये है कि ट्रम्प साहब क्या युद्ध का फायदा उठा करके पैसे कमा और कमवा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। तो घंटा बजा देते हैं द रेड माइक पाठशाला का, फिर बत्रा साहब के हवाले वतन साथियों करेंगे। तो बत्रा साहब कि मौके पे चौका मार रहे हैं ट्रम्प साहब, क्योंकि वो सुबह कुछ बयान देते हैं, मार्केट थोड़ा सा अच्छा रिएक्ट करते हैं, कह देते हैं युद्ध खत्म हो जाएगा, हमने गोल्स अचीव कर लिए, मार्केट रिएक्ट करता है। शाम तक वो कुछ और कह देते हैं कि नहीं हम मारेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मतलब मार्केट के हिसाब से उनके बयान बदलते रहते हैं। बत्रा साहब बताइए, बहुत आरोप लग रहे हैं कि ट्रम्प साहब का जो उन्होंने बयान दिया कि 5 दिन हमारी ईरान से बातचीत हो रही है, 5 दिन बाद कुछ करेंगे करेंगे, तो सब सॉल्व हो रहा है और मार्केट में जिन्होंने पैसा लगा उन्होंने कमा लिया। आपके हवाले। सौरभ, इसमें दो आपने अलग अलग बातें छेड़ी। एक ये आपने कहा कि ट्रम्प साहब के जो बयान हैं वो मार्केट को ध्यान में रख के दिए जा रहे हैं, कि जैसे ही मार्केट गिरती है वो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा थम जाए। 4-5 दिन पहले की बात है, इनफैक्ट 4-5 नहीं, कुछ समय पहले की बात है। एक बयान एकदम से आता है कि ये जंग ज्यादा लंबी नहीं चलाएंगे, हम रोक देंगे, जंग हमारा लगभग खत्म हो गया है। मार्केट अच्छी हो जाती है, चढ़ने लग जाती है। फिर एकदम से पता चलता है कि नहीं, अभी तो मामला वहीं बैठा है। ये हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। 2-3 दिन पहले आपने जो जिक्र किया कि यहां तक बात आ जाती है, ये कहते हैं हम आपके पावर प्लांट उड़ा देंगे और वो कहते हैं जी हम आगे से रिस्पॉन्ड कर देंगे, 2 दिन का एक अल्टीमेटम देते हैं, माहौल पूरा खराब होने लगता है। फिर और इनकी टाइमिंग ये होती है, मार्केट खुलने से पहले ये बयान देते हैं ताकि मार्केट पे असर दिख जाए। और वो भी अमेरिकी मार्केट, भारतीय मार्केट तक आते आते तो और 5-7 बयान आ चुके होते हैं। तो ये एक अलग चक्कर है। ये मैं फिर भी मान सकता हूं कि चलिए ठीक है, आपको मार्केट को, सेंटिमेंट को देखकर आपने बयान दे दिया, वो आपकी प्रायोरिटी है। इसमें मैं क्या, हम कौन जज करने वाले होते हैं, वो आपकी पॉलिसी प्रायोरिटी है, उसमें कुछ गलत नहीं। अब जो लेकिन दूसरी बात जो आपने बहुत संक्षिप्त में कही, जो मुझे लगता है ज्यादा बड़ी न्यूज आज बन रही है, वो समझाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से 15 साल पहले मेरी जो पहली नौकरी एक कंसल्टिंग फर्म में लगी थी, तो हमें शुरू में एक डॉक्यूमेंट दिया गया था कि फला फला कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे शेयर मार्केट में, आप साइन करिए। उसका कारण ये था, वो कंपनियां उस कंसल्टिंग फर्म की क्लाइंट्स थी। तो जाहिर सी बात है, जब कंसल्टिंग फर्म की वो क्लाइंट्स हैं तो कंसल्टिंग फर्म को वो बहुत सारी जानकारी होगी जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो जानकारी कंसल्टिंग फर्म के पास है और कंपनी के पास है, तो कंसल्टिंग फर्म का कोई भी नुमाइंदा ये समझ सकता है कि ये कंपनी को अगले क्वार्टर में कितना नुकसान या कितना फायदा होने वाला है। मान लीजिए कोई मर्जर की बात चल रही है, तो अगर उस एग्जीक्यूटिव को ये पता चल गया कि ये कंपनी मर्ज होने वाली है, एक बड़ी कंपनी से, इसका स्टॉक बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो फटाफट वो स्टॉक खरीद लेंगे। ताकि ये ना हो, इसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ताकि ये ना हो, कुछ इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं
जिससे बिल्कुल। ये होता है कि कंपनी में काम करने वाले लोग या कंपनी से जुड़े हुए लोगों पर एक रिस्ट्रिक्शन रहता है यूजुअली, कि आप अपनी कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और ये कंसल्टिंग फर्म जो आपके साथ जुड़ी है वो भी ये डिसिप्लिन इन्फोर्स करती है। अब मैंने ये उदाहरण क्यों दिया सौरभ, कि वहां पर तो उदाहरण था कि मैं किसी कंपनी के अकाउंट्स देख रहा हूं, मुझे पता चल गया इस कंपनी के बारे में और मैंने फैसला कर लिया शेयर्स लेने का। अब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, हम्म। सिर्फ वही जानते हैं कि वो अगले 6 मिनट में क्या बोलने वाले हैं, हम्म। 10 मिनट में वो क्या बोलने वाले हैं। हम्म। क्या उनके आसपास के सर्कल के लोग जानेंगे इस बात को? बिल्कुल। और यूएस प्रेसिडेंट या कोई भी बड़े देश के प्रधानमंत्री या हेड एक ऐसी पोजीशन में होते हैं, वो कुछ भी कहें आर्थिक फ्रंट पर तो मार्केट्स उससे हिलती हैं, और इसका उन्हें जानकारी पहले से होती है। बिल्कुल। हम फिर कह दें ये अभी एलिगेशंस है, पर मैं आपके दर्शकों को और हमारे दर्शकों को ये समझा रहा हूं कि ये वर्क कैसे करता है। हम्म। कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन मुझे है कि अगले आधे घंटे में मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मैं काम करता हूं, अगले आधे घंटे में प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है और तेल के दाम कम होने वाले हैं। हम्म। तो ऐसे में मेरा क्या रिएक्शन होगा? अगर मैं इनसाइडर हूं और मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मुझे देख नहीं रहा, हम्म। मैं खुद या अपने किसी दोस्त या अपने फाइनेंशियल नेटवर्क को बोलूंगा फटाफट स्टॉक खरीदने शुरू कर दो और तेल बेचना शुरू कर दो, हम्म। कारण कि तेल का दाम गिरने वाला है और स्टॉक चढ़ने वाला है। हम्म। कुछ ऐसा ही सौरभ हुआ है कल जब ये अनाउंसमेंट आई है 5 दिन के युद्ध विराम की। सोमवार को। सोमवार को, हाँ बिल्कुल, आज मंगलवार को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस सोमवार को ये हुआ है हम्म। कि ट्रंप साहब के अनाउंसमेंट से 15 मिनट पहले बहुत अनयूजुअल एक्टिविटी देखी जाती है ऑयल फ्यूचर्स और स्टॉक्स में। हम्म। ऐसे ट्रेड्स बनाए जाते हैं जिससे जो ट्रेड बना रहा है ऐसा लगता है कि उसे पता है कि अगले कुछ समय में तेल के दाम घटने वाले हैं और स्टॉक बढ़ने जा रहे हैं। हम्म। तो ऐसे में जब वो ट्रेड बिठा लेते हैं, जैसे ही अनाउंसमेंट होती है और वो दाम तेल के गिरते हैं और स्टॉक बढ़ते हैं, तो उनका वो प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है। और कहा जा रहा है कि 58 करोड़ डॉलर, सौरभ बोला भी नहीं जा रहा, 58 करोड़ डॉलर का जो है वो ये ट्रेड, या तो प्रॉफिट है 58 करोड़ का या ट्रेड 58 करोड़ का, आई एम नॉट श्योर। इधर वे, इधर वे मतलब जिसे कहते हैं ना कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो ये जो हम दिखा भी रहे हैं, आप देखिए 6200 फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं 1 मिनट के अंदर, 15 मिनट पहले ट्रंप जी के सोशल मीडिया पोस्ट, और इनकी वैल्यू है, जो मैंने वैल्यू, प्रॉफिट नहीं, वैल्यू है 58 करोड़ डॉलर। और इसको अगर आप आज की तारीख में तकरीबन 100 रुपए तो डॉलर पहुंच ही गया है, तो 5800 करोड़ ही हो गया, 5700 करोड़ होगा, 5600 करोड़ होगा। तो इसको एक, अगर ये सच में ऐसा हुआ है, अंदर से जानकारी गई है, तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता करप्ट वॉर प्रॉफिटियरिंग का। और इनफैक्ट मैंने एक और इंस्टेंस निकाला है, जब मदुरो कैप्चर हुए थे वेनेजुएला जनवरी में, तब भी एक बेटिंग प्लेटफॉर्म पर किसी एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी बेट लगाई थी कि मदुरो जनवरी के पहले कैप्चर हो जाएंगे, और वो जीत गए वो बेट। तब भी थोड़ी सी आईब्राउज रेज हुई थी, तब भी लोगों ने सोचा था ये हुआ कैसे, ये तुक्का लग गया होगा। लेकिन ये जो हुआ है परसों, जो मतलब मंडे को, आज अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मंगलवार को, जो मंडे को हुआ है वो तो मतलब उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि डाउट जाता है। और मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था एक बड़े चैनल पर, प्रोफेसर जेफरी सैक्स हैं यूएस के कोलंबिया में, तो खुला बोल रहे हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये करप्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनके वर्ड्स हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफी करप्ट है, और अगर वो ऐसा कुछ प्रॉफिटेरिंग करेंगे तो मुझे इससे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। तो मतलब सौरभ, हमने कितने हाँ। एपिसोड कर डाले ये समझाने के लिए कि दुनिया में लोगों को, खासकर गरीब लोगों को, इस युद्ध से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एलपीजी, नौकरी, महंगाई, तेल। और मैंने आपको साथ में कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि वॉर इकोनॉमी अच्छी होती है,
और तब आपने मुझे कहा था वो तो उन देशों के लिए जहां पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। बिल्कुल। ये एक अलग ही सिनारियो है जहां स्पेक्यूलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर ये सच है, उसके आधार पर आप लोग, जो दुनिया में लोगों की सफरिंग है, उसको आप कैश करके, आपने जैसा कि मैंने आपको बोला कि 15 मिनट के अंदर आपने 58 करोड़ डॉलर, मतलब तकरीबन 5500 5600 रुपए, करोड़ रुपए का आपने ट्रेड कर डाला। हम्म। तो मतलब वही बात है ना कि आपने अपना फायदा देखा, आपने लोगों का फायदा देखा, और दुनिया में जिस तरीके का क्राइसिस है, इनफैक्ट हम ये पढ़ रहे थे कि फिलीपींस ने तो नेशनल क्राइसिस घोषित कर दिया, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। जी। और इंडिया में भी कल मतलब बुधवार को ऑल पार्टी मीट है। हमारे यहाँ भी वो क्राइसिस साफ तौर पर विजिबल होने लग गई है। इनफैक्ट जेट फ्यूल प्राइसेस बांग्लादेश में बढ़ा दिए गए हैं। पूरे विश्व में लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं मार्केट में। जिन्होंने सोने में, सोना चढ़ रहा था वहां पैसे इन्वेस्ट किए, सोना बिल्कुल धड़ाम हो गया है। दुबई का दुबई का पूरा ऑरा नष्ट हो गया है। वहां के प्रॉपर्टी के दाम नीचे हो गए हैं। और अगर ऐसे में इस क्राइसिस में अगर फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये वॉर मोर और लेस एज अ जर्नलिस्ट आई एम सेइंग इट वाज स्टार्टेड बाय इजराइल एंड अमेरिकन्स। तो आज जिस स्थिति में है वो तो बहुत चिंताजनक है बत्रा साहब, क्योंकि ईरान तो क्लियरली कह रहा है कि हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, हमारी बात ही नहीं है। इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं कि दे हैव टारगेटेड आर इन्वेस्ट इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इस्फहान, और वहां पे जिस तरीके से ईरान अब रिएक्ट कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे वो अटैक कर रहा है इसराइल के। तो मतलब कुछ बदला नहीं है, मिसाइलें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, और ट्रम्प साहब ने कह दिया हमारी बात हो रही है 5 दिन के लिए, 5 दिन में। सौरभ, बत्रा ये साहब। इसमें, हाँ, इस पर तो फिर भी मैं मान सकता हूं कि कभी कभी नेगोशिएशन पीछे चल रही होती है और आप लो इंटेंसिटी बैटल में एंगेज कर रहे होते हो, आपको अपनी एक ना ना पब्लिक, ना ना, आपकी बिल्कुल नहीं नहीं बत्रा साहब, लो इंटेंसिटी पब्लिक, बैटल है नहीं। हाँ बिल्कुल मैं, चूंकि चूंकि फॉर अ फैक्ट हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ, और हम सारे ऑथेंटिक रिपोर्ट कर रहे हैं, शाही साहब हो या हम हो, बैटल तो इंटेंसिफाई हो गया है। जी मतलब जी जी, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में एयर स्ट्राइक्स नहीं करी हैं। तेहरान में एयर स्ट्राइक्स बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं वो बिल्कुल लोग, चल रहा है, वो इस्फहान चल में रहा कर है, रहे हैं, कोम में कर रहे हैं। वो दे चल आर रहा डूइंग है। इट, सो देयर इज नो सीज फायर एट ऑल। तो अगर आप ये 100%, कह, 100%। बत्रा साहब, आज की तारीख में देखो, अब हम लोग और आप प्रेडिक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब सुबह दिल्ली है, परसों लंदन है, फिर वॉशिंगटन है, और फिर फलाने हैं ढिमकाने हैं, हमें नहीं पता। जो लोग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने अपना पैसा गंवाया है। जो जिनके पास अब ये इनसाइड इनसाइडर ट्रेडिंग जिसके बारे में आप बता रहे हैं, वो तो ट्रम्प साहब जाने और उनके करीबी लोग जाने, लेकिन कुछ लोग तो पैसा कमा रहे हैं। क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है? मतलब कैसे रोक सकते हैं इसको? मतलब हम लोग, सब लोग लाचार हैं ट्रम्प के सामने, हथियार रख दिए हैं हम लोगों ने। देखिए सौरभ, मैं, क्योंकि इस एरिया का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक अमेरिकी एक्सपर्ट की बात आपको बताऊंगा जो मैंने बिल्कुल। भी सुनी, आपके कई दर्शकों ने भी सुनी होगी। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इनसाइडर ट्रेडिंग में चेक्स एंड बैलेंसेस यूएसए के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे वो सब है। हम्म। पर ये जो सब हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो बहुत बात की बात है ना। इस जंग को शुरू करना, एग्जीक्यूट करना, इजराइल के साथ सब बातचीत करना, अनाउंसमेंट्स करना, ट्रंप साहब ने अमेरिकी सिस्टम को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया है। हम्म। और जेफरी सैक्स, इकोनॉमिस्ट जो मैं भी जिक्र कर रहा था, बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत बहुत सालों से सरकारों के साथ रहे हैं, ये उनके फिर से वर्ड्स हैं कि बेसिकली अमेरिका इस समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में है। हम्म। संविधान के बाहर सब चल रहा है। ये कांग्रेस को उन्होंने इरेलीवेंट बना दिया है, और उनकी अपने भी सर्कल में ऐसा कोई नहीं जो उनको बोल सके कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे में मुझे दो ही चीजें दिखती हैं जो अभी एक चेक एंड बैलेंस उन पे बना हुआ है। एक, जो उन्हें फंडिंग चाहिए, जो कांग्रेस के थ्रू ही मिल सकती है, सैंक्शन हो सकती है, वहां पर क्या बनेगा। और दूसरा, जो इस साल मिड टर्म होने वाला है। और अब मुझे लगता है कि ये दो मुझे चीजें दिखती हैं, इसके अलावा तीसरी मुझे कोई चीज नहीं दिखती इंस्टीट्यूशनली, जो ट्रम्प साहब के जो पर्सनल, उनके जो मूड स्विंग्स हैं या जो उनके पर्सनल डिसीजंस हैं, वो उनको टेम्पर कर पाए। अदरवाइज आप देखिए, यूएस को हम मानते थे बीकन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। 1776 में यहाँ पे डेमोक्रेसी आती है, फिर एक सिविल वॉर होती है, उसके बाद क्या नहीं होता उस देश में। और हम कहते हैं कि भारत और अमेरिका जो रिश्ता है वो इस बात पर टिका हुआ है कि दो बहुत ही साउंड डेमोक्रेसीज हैं। आज की तारीख में सौरभ, जितनी भी हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की बात हो, एटलीस्ट आज की तारीख में मुझे लगता है कि मैं भारत में ही बेहतर हूं। बिल्कुल।
मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है कि हालांकि हम तो बहुत आलोचना करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो किसी राज्य में, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में यूएस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, आप देखिए कोई बात ही नहीं कर रहा ट्रम्प साहब के अलावा। हम्म। वहां ऑपोजिशन, वहां पे विद इन पार्टी क्या चेक्स एंड बैलेंसेस, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इस समय। मतलब वो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। संडे को ट्रम्प साहब लिखते हैं ट्रूथ सोशल पर कि ईरान इज डेड नाउ, ओनली प्रॉब्लम इन अमेरिका इज लेफ्ट डेमोक्रेट्स। मतलब दे आर जी, पॉइजन स्नेक, मतलब डेमोक्रेट्स को गाली दे रहे हैं, लेफ्ट इन्होंने खत्म कर दिया देश को। अब वो नेटो, क्योंकि नेटो कंट्रीज आई नहीं उनके साथ इस वॉर में, तो नेटो कंट्रीज को गाली दे रहे हैं। वो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए मीम्स बना रहे हैं। तो अंत में एक नहीं तरीके की सौरभ, जो, और जापानीज प्रधानमंत्री के साथ बैठे बैठे पर्ल हार्बर में बिल्कुल वो मजाक। पर्ल हार्बर में मजाक मतलब उड़ाया वो उन्होंने। तो इससे इससे खराब पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं हो सकता था डिप्लोमेसी का, कि इनको बोला गया कि आपने, किसी रिपोर्टर ने पूछा आपने अलायंस को नहीं बताया, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर वहां बैठी हैं, उनको बोल रहे हैं हंस के, इनसे पूछिए इन्होंने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में नहीं बताया था। 1941 की बात है, उसके बाद 45 में आपने वहां पे न्यूक्लियर बम फोड़ा। जापान आपका सबसे अच्छे एलाइज में से एक माना जाता है, और जापान की जो कैपेसिटी है सी एरिया में, वो भी काफी स्ट्रांग है। और ऐसे एलाई के सामने आप इतनी भद्दी बात करेंगे, तो मैंने जैसा आपको शुरू में कहा है सौरभ, कई एपिसोड्स में, कि ऐसे व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग को मॉडल करना, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी वाइज तो सोच ज्यादा नहीं रहे हैं, वो पर्सनल इक्वेशंस, अपना मेरा नाम हो, मेरी लेगेसी हो। पर वो कहीं मुझे लगता है कि वो खिसियाहट है बहुत, जो पिछले साल हमें दिखी थी सिंदूर के बाद, कि भाई मेरा बिल्कुल, नाम क्यों नहीं हो रहा, जो मुझे लगा था आसानी से हो जाएगा वो हो क्यों नहीं रहा। बिल्कुल। तो तो ये एक इम्पोर्टेंट बात बत्रा साहब ने कही। और सबसे ज्यादा बात बड़ी ये है कि एक होता है पॉलिटिशियन, वो ना ग्राउंड लेवल से शुरू करता है और फिर ऊपर आता जाता है। ट्रम्प साहब का राइज कैसा हुआ पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिशियन आप पढ़ लें। वो बिजनेसमैन है, उनके पास पैसा था, फंडिंग थी, और वो आज दोबारा प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। और उन्होंने, आप देख रहे हैं कि उन्होंने वेनेजुएला के साथ क्या किया, ईरान के साथ क्या करने करने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन पैसा कमा रहा है, और वो किसको मॉक कर रहे हैं, और उनकी डिसीजंस का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है। यहाँ बांग्लादेश जैसे देश है जहां पर 50% राइज है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में, कहां से देगा सौरभ, गरीब आदमी। उनके अपने देश में 33% दाम बढ़ गया है ऑन एवरेज बताइए, तो पेट्रोल का। बताइए, अंत और में और अंत ये में और सौरभ ये सोचिए, सॉरी, दो बातें सोचिए। एक, ट्रम्प का ये लास्ट टर्म है, तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई बहुत फिक्र है री इलेक्शन की। दूसरा, जो गरीब थे वो बाइडेन साहब के प्रेसिडेंसी के समय की महंगाई से नाराज होकर ट्रम्प की तरफ आए थे। हम्म। ये याद रखिए, चाहे वो लेटिनो हो, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन हो, एक बहुत बड़ा तबका ट्रम्प के पास इसलिए आया था, उन वोटर्स का जो डेमोक्रेट्स वोटर माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने कहा बाइडेन साहब के समय महंगाई बहुत थी भाई। और आज की तारीख में गैस स्टेशन पर अगर आपके यहाँ 33-35% तेल बढ़ रहा है, तो मैंने आपको कहा ना, इनको मिड टर्म की थोड़ी सी शर्म होगी, और बाकी जो फंडिंग चेक रख सकती है कांग्रेस इन पे, बस वहीं की बात है। इनको अपने अगले टर्म की भी चिंता नहीं, बिकॉज अगला टर्म है ही नहीं। तो अब विश्व को, वैसे एक कहावत हमारे अवधि में है कि आग लगा के जमा लो बीबी छत पे खड़ी। तो मतलब आज यही एक बात है जो दिमाग में आई। हमें लगा कि समझाना चाहिए लोगों को कि सेंटिमेंटल ना हो। ट्रम्प साहब जो भी कह रहे हैं, जब तक वो लिखित में नहीं हो जाता है कोई समझौता, कुछ कंक्लूजन निकालने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, और ध्यान रखिए, क्योंकि आज ये कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे। भगवान जानता है वो क्या करना चाहते हैं, या तो वो जानते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द रेड माइक को आप बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ऐसे ही देखते रहें। हमारा कमिटमेंट आपके साथ है, और उस कमिटमेंट के लिए हमें जो भी करना पड़े हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं।
और हमारे ऊपर जो भरोसा आपने दिखाया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। लफ्ज़ों में हम उसे बयान नहीं कर सकते हैं और आप हमें ऐसे ही देखें, सपोर्ट करें, हम आपके लिए पुख्ता और सही एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।